हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव्ड चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज आपके 12th साइकोलॉजी का सेकंड क्लास है। पहले क्लास में इस वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट चैप्टर के पहली क्लास में हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है। फिर 5 मेन एट्रीब्यूट हमने देखा था और फिर उन एट्रीब्यूट को एसेस करने के लिए जो भी एसेसमेंट मेथड्स थे उनको भी हमने देखा था। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है इंटेलिजेंस और इसके बाद आएगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो मैं आपको शुरू में बता दूं, अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप चैनल जिसका कि नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन करो। और अगर नहीं चाहते हो आप किसी चैनल ऑनलाइन ज्वाइन करना, वैसे अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नोट्स नहीं, वहाँ पे और भी बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपडेट्स वगैरह डालती रहती हूँ, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर नहीं करना चाहते हो तो बस सिंपली आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो। एनसीईआरटी में मार्क कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है वहीं से मैंने उठाया है, तो आप आराम से लिख लो और साइड में नोट भी करते रहना आराम से, जो भी कुछ एक्स्ट्रा आएगा या फिर आपको समझने की टॉपिक है। ओके, बहुत बातें हो गई, अब हम सीधा क्लास पे चलते हैं। मैं कोशिश करूँगी बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में आप लोगों को समझाऊं, क्योंकि हमारी कोई भी जल्दी है नहीं, पहला चैप्टर है, बहुत स्क्रैच से अगर समझेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? तो इंटेलिजेंट का मतलब यह है, मतलब यह है कि यहाँ पे देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी एक्सप्लेन करती है द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। हमारी किसी चीज़ को या फिर हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को, सिचुएशन को, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ हम परसीव करते हैं उसकी जो हमें पावर होती है, और साथ में उस चीज़ के बारे में सीखना, समझना, जानना, यही है इंटेलिजेंट। बोलता है ना कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत जल्दी समझ जाता है। तो यानी इंटेलिजेंट अगर हो तो आप में चीज़ों को परसीव करने की, सीखने की, समझने की और जानने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, वो कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होगी। दैट्स इट। इसके बाद और भी कहते हैं, हम इसको थोड़ा लाल कलर से देखते हैं क्या कहते हैं। सो इंटेलिजेंस इज ए की कॉन्स्ट्रक्ट एम्प्लॉयड टू नो हाउ इंडिविजुअल्स डिफर फ्रॉम वन अनदर। तो इंटेलिजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एट्रीब्यूट है जिससे कि ये पता लगा सकते हैं हम कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग कैसे है, डिफरेंट कैसे हैं। मतलब लोगों के इंटेलिजेंट के बेसिस पे हम उनमें डिफरेंस का पता लगा सकते हैं, जिसको कि हम आईक्यू कहते हैं। आईक्यू के बेसिस पे हम डिफरेंस पता करते हैं। ओके, तो अगर आप किसी इंटेलिजेंट पर्सन को देखोगे तो उनमें क्या क्या एट्रीब्यूट मिल सकता है। सबसे पहला होगा मेंटल अलर्टनेस। वो इंसान जो है मेंटली बहुत अलर्ट होगा, बहुत ही चालू होगा। फिर रेडी विट, मतलब वो विटी होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होगा। क्विकनेस इन लर्निंग, सीखने में जल्दी होगा, मैंने बोला ना जल्दी सीख लेते हैं, जल्दी समझ लेते हैं। एंड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, समझने की भी जो क्षमता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्विकनेस होगा। और वो समझ, चाहे इंटेलिजेंट के बारे में, इंटेलिजेंट के बारे में नहीं, चाहे हमारे आसपास के बारे में हो, किसी इंसान के बारे में हो, या फिर अगर रिलेशनशिप भी हो, उसमें भी कोई बंदा बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है, अच्छे से चीज़ों के पर्सपेक्टिव को समझता है, तो हम कहेंगे बंदा क्या है, इंटेलिजेंट है। ओके, अब कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग बातें कही है इंटेलिजेंट के बारे में, हम वो भी देख लेते हैं, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट। तो उन साइकोलॉजिस्ट में सबसे पहले हमारे आते हैं एल्फ्रेड बिनेट। उन्होंने इंटेलिजेंस पर काम करा और इंटेलिजेंस को उन्होंने डिफाइन करा, एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल। किसी चीज़ को हम बहुत अगर अच्छे से जज कर सकते हैं, परख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, परख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, और उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या फिर कोई मानो सिचुएशन कुछ हो रहा हो तो वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बिहाफ पे क्या रीज़न हो सकता है, वो अगर अच्छे से दे सकते हैं तो हम क्या है, इंटेलिजेंट है। ये किसके अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड बिनेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद एक और है, उसका उनका नाम है वेस्लर। बहुत अजीब से नाम होते हैं भाई, बस यूएसए में ऐसे ही नाम होता है। तो उन्होंने डिफाइन करा इंटेलिजेंट को एज द ग्लोबल एंड aggregate capacity of an individual to think rationally, act purposefully and to deal effectively with his or her environment। तो यहाँ पे आप देखो,
इंटेलिजेंट जो होता है ना, किसी इंसान की एग्रीगेट कैपेसिटी होती है। एग्रीगेट का मतलब सम, मतलब ये एक तरीके का, एक तरीके का, एक तरीके का, एक तरीका, तो सब मिलके जब मिलके एकजुल के मिल के जुल के नहीं, मिलजुल के जब एक साथ आएगा उसको हम कहते हैं एग्रीगेट। तो एक इंसान की अलग 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 कैपेसिटी, जैसे किसी में बोलने की अच्छी क्षमता है, कोई अच्छा बहुत मैथमेटिकल नॉलेज किसी का अच्छा है, किसी का वर्बल नॉलेज बहुत अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें मिल के जब एग्रीगेट होके एक इंसान की कैपेसिटी बनती है कि वो इंसान रैशनली सोच सकता है। रैशनली का मतलब होता है लॉजिकली, कोई बिना इमोशन के, अगर हम दिमाग से अच्छे सोच सकते हैं उसको कहते हैं रैशनली। और एक्ट पर्पसफुली, पर्पस के साथ एक्ट करना, मतलब कोई गोल है, कोई पर्पस है, किसी भी काम के करने के पीछे कोई वजह है। एंड डील इफेक्टिवली विथ हिज और हर एनवायरनमेंट, और अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास में अच्छे से एक्ट कर पाना, डील कर पाना एनवायरनमेंट से, लोगों से, तब बंदा इंटेलिजेंट है। ओके देखो ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में काम आएगा। जब एग्जाम में पूछेगा इंटेलिजेंट के बारे में बताओ, इंटेलिजेंट क्या है 2 नंबर के लिए, तो पहला आप ये लिखोगे, और फिर इसके बाद अगर आप ये 3 लिखोगे ना, 3 नहीं, आप तीनों में से कोई एक भी लिखोगे तो वहाँ 1 नंबर और इधर 1 नंबर, आपको 2 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही होता है नंबर का गेम। और फिर तीसरा है गार्डनर और स्टैनबर्ग, तीसरा है नहीं, तीसरे है गार्डनर और स्टैनबर्ग। तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट इंडिविजुअल नॉट ओनली अडॉप्ट्स टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो एक्टिवली मॉडिफाइज और शेप इट। तो ये 2 जो महान व्यक्ति हैं इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंट कोई आदमी है, कोई इंसान है, मतलब आदमी मतलब नॉर्मली हम कह देते हैं इंसान है अगर, तो वो उसको सिर्फ एनवायरनमेंट से एडप्ट करना ही नहीं आता, तो सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट को एडप्ट करना ही नहीं आता, बल्कि उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से शेप देना भी आता है। मतलब कोई इंटेलिजेंट इंसान है तो वो लोगों को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, इन्फ्लुएंस करके अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास, अपने सोसाइटी में जैसे लोग हैं उनके दिमाग को इन्फ्लुएंस करके, या फिर उनको मतलब थोड़ा सा कन्विंस करके किसी नए चीज़ को वो लागू कर सकता है, उतनी वो उसमें वो पावर होती है। ओके बहुत हो गए इंटेलिजेंट की बातें। अब हम देखते हैं थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। कुछ थ्योरीज है तो कुछ 5-6 ही तो उनको देख लेते हैं। तो थ्योरीज जो है ना वो 2 तरीके से क्लासिफाइड होती है, मतलब 2 अप्रोच है बेसिकली कि किसने कौन सा अप्रोच लेके थ्योरी को कैसे सोचा, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है साइकोमेट्रिक अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच में इंटेलिजेंट को एग्रीगेट एबिलिटीज़ कहा जाता है। एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ है, यहाँ पे ऑफ आएगा, थोड़ा आराम से देख लेना आप। तो एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ मतलब मैंने जो बोला ना कि बहुत अलग अलग तरीके के एबिलिटीज़ होता है, वो सब एक साथ मिलजुल के जब समेशन होके आता है ना, मतलब इधर भी अगर कुछ है तो जब सम होके सब एक साथ आएगा उसको हम कहेंगे एग्रीगेट। और बहुत सारे अलग अलग एबिलिटीज़ को मिल के जब एग्रीगेट होके कोई इंसान का पूरा पर्सनालिटी हमारे सामने आएगा तब हम उसको कहेंगे इंटेलिजेंट इंसान। मतलब इंटेलिजेंस का मतलब कोई एक कैटेगरी नहीं होता है, एक एबिलिटी नहीं होते, बल्कि बहुत सारे होते हैं। ओके सो इट एक्सप्रेसेस द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो कॉग्निटिव जितने भी एबिलिटीज़ हमारे हैं वो सारा कुछ इधर आता है, मतलब इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो ये जो मोस्टली जो एबिलिटीज़ होती है ना वो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है, और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का जो परफॉर्मेंस होता है उसके इंडेक्स पर ये साइकोमेट्रिक अप्रोच चलता है। ओके फिर है दूसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का देखो नाम से पता लग रहा है, मैं बहुत बार बोला है मैंने कि आपकी पढ़ाई बहुत हद तक आसान हो जाती है अगर आपका वोकाब स्ट्रॉन्ग है तो, क्योंकि वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश अगर अच्छे से आती है ना तो ये सारी चीज़ें आप नाम से ही समझ लोगे, और बस आपको समझना और लिखने की देर है। तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो डिस्क्राइब करती है इंटेलिजेंस को, प्रोसेस पीपल यूज़ इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो लोगों का जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस वो लोग इंटेलेक्चुअल रीजनिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, कोई चीज़ों का रीज़न देने के टाइम पे, और साथ में कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग। मतलब वही बात है कि कैसे कोई बंदा इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर रहा है और उसको यूज़ करके कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, दैट्स इट, बहुत सिंपल है।
So the major focus of this approach on how an intelligent person acts, तो कोई इंटेलिजेंट बंदा है वो एक्ट कैसे कर रहा है, ये मेन फोकस है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी का, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का, सॉरी. सो एम्फोसिस स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर. तो यहाँ पे भी कॉग्निटिव फंक्शन को ही देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बिहेवियर के ऊपर ज़्यादा देखते हैं, मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं. और यहाँ पे इंसान की क्या एबिलिटीज़ है उस पर ध्यान देते हैं, और यहाँ पे बिहेवियर पे ज़्यादा ध्यान देते हैं. दैट्स इट. तो अभी हम देख लेते हैं साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंडर आने वाली कुछ थ्योरीज, और उसके बाद हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर 3 थ्योरीज आती हैं उनको भी देख लेंगे. ओके. अब साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन कौन से थ्योरीज हैं हम पहले उनको देखेंगे, और फिर उसके बाद हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में जाएंगे. तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा थ्योरी दिया था, ये थोड़ा बहुत आपको इम्पॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू वगैरह में आ जाएगा, तो ये आपको याद रखना है बस. और कॉन्सेप्ट क्या है कौन से थ्योरी का ये भी याद तो रखना ही है, बट ये थोड़ा सेकेंडरी है, प्राइमरी आपका साइकोलॉजिस्ट का नाम है. तो सबसे पहला है यूनी और वन फैक्टर थ्योरी. तो यूनी या फिर वन फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था, जिनका नाम पहले भी आया. ये पहले वो साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ मेंटल ऑपरेशन. तो पहले तो इंटेलिजेंस ऐसे ही था कि एक बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं. लेकिन इंटेलिजेंस भी एक मेंटल ऑपरेशन है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी है. ऐसे करके पहली बार फॉर्मलाइज किया था, पहली बार इसको प्रपोज करा था कौन? अल्फ्रेड बिनेट ने. और इन्होंने इस तरीके से इस चीज़ को कंसेप्चुअलाइज किया दैट कंसिस्टिंग ऑफ वन और सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरनमेंट. तो अगर किसी में एक सेट ऑफ सिमिलर एबिलिटीज़ है, मतलब सिमिलर एबिलिटीज़ की एक सेट है, तो वो इंसान अपने आसपास के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अगर उसमें सिमिलर तरीके की एबिलिटीज़ हो. जैसे कि मानो कि एग्जाम्पल से तौर पे मैं बोलूँ कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से हिंदी बोल पा रही हूँ, मेरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छा है. और दूसरा, मेरी जो स्पोकन एबिलिटी है वो भी बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं बहुत आराम से बोल पा रही हूँ. तो ये दोनों क्या है? ऑलमोस्ट सिमिलर एबिलिटी है कि मुझ में मेरे लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है और मेरी स्पोकन में भी अच्छी पकड़ है, मतलब एक तरीके से सिमिलर है. हाँ, डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से बोलना आता है लेकिन क्या बोलना है नहीं आता. कुछ लोगों को लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ होती है लेकिन उनको बोलना नहीं आता, तब वो राइटर बनते लिखते हैं. बट मेरे में दोनों चीज़ है, तो इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने क्या करा, आपको मैं क्लास करवा रही हूँ. तो सोचो आप, ये जो क्लास करना एक टास्क है मेरे लिए, एक इशू है, और इसको मैंने सॉल्व करा दो सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज़ को मिला के. तो ये हुआ यूनी और वन फैक्टर थ्योरी, इसको दिया था अल्फ्रेड बिनेट ने. ओके. इसके बाद हमारा है टू फैक्टर थ्योरी. तो नाम से पता लग रहा है कि टू फैक्टर में 2 फैक्टर आएगा. इसको दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन. तो चार्ल्स स्पीयरमैन में प्रपोज्ड अ टू फैक्टर थ्योरी एम्प्लॉइंग ए स्टैटिस्टिकल मेथड कॉल्ड एनालिसिस, कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस. तो एक स्टैटिस्टिकल मेथड था जिसका नाम था फैक्टर एनालिसिस, और इसको यूज़ करके दिया था इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी. और टू फैक्टर में क्या क्या है? एक है जी फैक्टर यानी जनरल फैक्टर, और एक है एस फैक्टर यानी स्पेसिफिक फैक्टर. अब जी फैक्टर क्या है? बहुत ही जनरल है, कॉमन है, जो कि सब में होती है, प्राइमरी है, कॉमन है, जैसे कि एकेडमिक एक्सीलेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो देखो, एकेडमिक एक्सीलेंस में अगर हम देखें तो ऐसी बात है कि सब बच्चे क्लास में भर्ती होते हैं, उसमें से एक आध को छोड़ के हर कोई आगे निकल ही जाता है पास करके किसी न किसी तरीके से. तो थोड़ी बहुत एकेडमिक एक्सीलेंस तो कॉमन है, सब में होती है. सेम एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसको सॉल्व करने की क्षमता हर किसी में थोड़ी बहुत होती है अपने हिसाब से. तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर एकेडमिक एक्सीलेंस है, ये क्या है? बहुत ही प्राइमरी है, कॉमन है, यानी सब में होती है. और दूसरा है स्पेसिफिक एबिलिटीज, जो कि स्पेशल तरीके के कॉग्निटिव टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही होती है, जैसे कि म्यूजिकल एप्टीट्यूड, एथलेटिक एबिलिटी. तो म्यूजिकल एप्टीट्यूड जो है ये स्पेसिफिक है, स्पेशल है, जैसे कि श्रेया घोषाल है. अब श्रेया घोषाल की तरह
श्रेया घोषाल मैम की तरह तो अब हर कोई तो इतना म्यूज़िकली टैलेंटेड नहीं है, यानी म्यूज़िकल एप्टीट्यूड जो है वो स्पेसिफिक है और स्पेशल है। और फिर जैसे एथलेटिक एबिलिटी, जैसे कि नीरज चोपड़ा है, तो नीरज चोपड़ा है, अब हर किसी में इतना ज़्यादा फेंकने की क्षमता है नहीं, तो ये जो एथलेटिक एबिलिटी ये स्पेसिफिक है, स्पेशल है। ओके, इसके बाद है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो इसको प्रपोज करा था लुईस थर्स्टोन ने और इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस जो है 7 प्राइमरी एबिलिटीज से मिलके बनता है, और वो कौन कौन से हैं, जो कि रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब ये लोग, ये जो एबिलिटीज है एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, तो एक ना भी हो तो दूसरा हो सकता है उसमें हो। जैसे मैंने पहले बोला था ना, लैंग्वेज में और स्पोकन में, तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेज हो, बट मुझे बोलना बहुत अच्छे से आता है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे बोलना अच्छे से आता हो, इसका मतलब मुझे कोई भाषा अच्छे से आती होगी, नहीं आती होगी ना। तो यही बात है। तो पहला एबिलिटी है वर्बल कंप्रिहेंशन। तो वर्बल कंप्रिहेंशन का मतलब है वर्ड्स को, कॉन्सेप्ट को, किसी भी आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से मतलब ग्रास्प कर पाना, सीख पाना, समझ पाना, कि पाने की एबिलिटी अगर किसी में होती है तो हम इसको कहते हैं वर्बल कंप्रिहेंशन बहुत अच्छा, मतलब वोकल रिलेटेड चीज़ें हैं। फिर है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल का तो पता ही है, मतलब नंबर का गेम है। स्पीड अगर ज़्यादा अच्छा है, एक्यूरेसी अगर ज़्यादा अच्छा है न्यूमेरिकल, और कंप्यूटेशनल स्किल अगर ज़्यादा अच्छा है, मतलब कंप्यूट करना, कैलकुलेशन करना, मतलब कंप्यूट का मतलब कैलकुलेशन, तो ये सारी चीज़ें अगर अच्छी है तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है। फिर स्पेटियल, स्पेटियल का मतलब विजुअलाइजिंग पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। तो हम अगर सुन सुन के किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से विजुअलाइज करते हैं, उसकी पैटर्न बहुत अच्छा है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा है, तो उसको हम कहते हैं स्पेटियल रिलेशन। फिर हमारा है चौथा परसेप्चुअल स्पीड। तो ये है परसीव करने की, चीज़ों को बहुत डिटेल में समझने की, चीज़ों को बहुत डिटेल में अगर परसीव करने की स्पीड ज़्यादा है तो परसेप्चुअल स्पीड अच्छा है। फिर है वर्ड फ्लुएंसी, यूजिंग वर्ड फ्लुएंटली एंड फ्लेक्सिबली, है ना। तो वर्ड्स को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाना, फ्लुएंटली बोल पाना, वर्ड फ्लुएंसी। फिर मेमोरी, मेमोरी अच्छा होना, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन, अगर एक्यूरेसी है इन्फॉर्मेशन को रिकॉल करने में तो हम कहेंगे मेमोरी अच्छा है। फिर है सातवां है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है डिराइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स। तो कोई अगर फैक्ट आपको दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दिया है और वहाँ से आप कोई चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो, तो उसको हम कहेंगे इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, हो गया तीसरा। चौथा है हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये है चौथा थ्योरी। तो हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस को प्रपोज करा था आर्थर जेनसन ने, और इन्होंने ऐसा बोला कि इंटेलिजेंस जो है दो तरीके के, मतलब दो लेवल ऑफ एबिलिटीज से कंसिस्ट होता है, मतलब दो लेवल ऑफ एबिलिटीज से बनता है। उसमें से लेवल 1 में क्या है, लेवल 1 इज द एसोसिएटिव लर्निंग in which output is more or less similar to the input, example rote learning and memory। तो एसोसिएटिव लर्निंग में मतलब आउटपुट और इनपुट जो है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, जैसे कि रोट लर्निंग हो गया। और दूसरा है कॉल्ड कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, इन्वॉल्व्स हायर ऑर्डर स्किल थिंकिंग एज दे ट्रांसफॉर्म द इनपुट टू प्रोड्यूस द इफेक्टिव आउटपुट। और इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग का, हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेस इसमें होता है, हॉट प्रोसेस इसमें होता है, जहाँ पे आपको जितना इनपुट दिया जाता है उससे ज़्यादा आपको उसको हायर ऑर्डर स्किल आपके पास होनी चाहिए, उसको प्रोसेस करके जो आउटपुट आप निकालोगे वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे समझो, लेवल 1 का मतलब अगर हमने 1 दिया तो जाहिर सी बात है हमें 1 या 1.5 आउटपुट चाहिए, सिंपल सी बात है। और इधर मानो हमने 2 दिया तो हम 2 से एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें 7 मिले आउटपुट या फिर 8 मिले। ओके, ओके। फिर पांचवा है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल को दिया था जेपी गुलीफर्ड ने, क्लासिफाइज इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स अमंग थ्री डायमेंशंस। 3 डायमेंशन में इन्होंने इंटेलिजेंस को क्लासिफाई करा। माय गॉड, मेरी पूरा वो हो रहा है इंटेलेक्ट ये करके। इंटेलिजेंस को पहला है ऑपरेशन, फिर है कंटेंट्स और तीसरा है प्रोडक्ट। ख़त्म हो रहा है, अच्छे से हो रहा है लेक्चर, सही है। तो ऑपरेशन व्हाट द रिस्पोंडेंट डज।
तो ऑपरेशन का मतलब होता है कोई रेस्पोंडेंट डोज, मतलब क्या वो अगर कोई मतलब टास्क दिया गया है तो वो रिस्पॉन्ड जो कर रहा है वो क्या करता है, ये है। मतलब दिस इंक्लूड्स कॉग्निशन मेमोरी, मतलब मानो कोई दिमाग में कोई सिग्नल हमने दिया कि इस चीज़ को याद करना है, तो उस इसके रिस्पॉन्स में हमारा दिमाग क्या कर रहा है, हमारे अंदर क्या कॉग्निटिव प्रोसेस चल रहा है, कॉग्निटिव टास्क चल रहा है, उसको हम कहेंगे ऑपरेशन। तो इसमें कॉग्निशन इंक्लूड होता है, जैसे कि कॉग्निशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिटेंशन, डाइवर्जन प्रोडक्शन, कन्वर्जन प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। बहुत सारी चीज़ें होती है। मतलब रिकॉर्डिंग, मेमोरी रिकॉर्डिंग मतलब मेमोरी में हमने रिकॉर्ड करके रखा, फिर रिटेंशन हमने उसको रिटेन करा, फिर उससे हम बहुत तरीके से डाइवर्जन प्रोडक्शन कर रहे हैं, कन्वर्जन प्रोडक्शन कर रहे हैं। मतलब हमने इतना डाला दिमाग में, फिर इससे इधर इधर बहुत अलग अलग सोर्सेस करके हम निकाल रहे हैं, फिर हमने बहुत कुछ डाला अंदर, ऐसे करके मतलब हमने अलग अलग चीज़ें डाला, तो और इससे हम इस सब को एक साथ मिला के हम एक चीज़ को निकाल रहे हैं, तो ये हो गया कन्वर्जन प्रोडक्शन। और अगर हम एक चीज़ को डाला और इससे अलग अलग हम निकाल रहे हैं, तो ये हो गया डाइवर्जेंट प्रोडक्शन। और फिर है इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट कर रहे हैं दिमाग में चीज़ों को। फिर है कंटेंट्स। तो कंटेंट्स रेफर्स टू द नेचर ऑफ मटेरियल्स और इन्फॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। तो कंटेंट का मतलब आजकल सबको पता है, आजकल सब कोई कंटेंट क्रिएटर है। तो कंटेंट का मतलब है कोई पीस जिस पर वो इंटेलेक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कोई मटेरियल हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन हो गया जो हमने दिमाग में डाला, तो जिसके ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसको हम कहेंगे कंटेंट, सबको पता है। दिस इंक्लूड विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बॉलिक, एग्जाम्पल लेटर हो सकता है, नंबर हो सकता है, फिर सिमेंटिक, एग्जाम्पल वर्ड्स, फिर बिहेवियरल, जैसे कि इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल्स बिहेवियर, एटीट्यूड, नीड्स एट्सेट्रा। इसके बाद है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स का मतलब होता है जो फाइनल निकल के आता है, जो मतलब जो फाइनल आउटपुट है वो। तो रेफर टू द फॉर्म in which information processes by the respondent. Products are classified into units, classes, relation, system, transformation and implication. Okay, तो since this classification मतलब गुलीफर्ड का ये जो क्लासिफिकेशन है, इसमें 656 कैटेगरीज यूज़ किया जाता है। Therefore the model has 180 cells। तो इस मॉडल में कितने सेल हैं? 180 सेल है। Its cell is expected to have at least one factor और one ability। तो हर एक सेल में एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक एबिलिटी ज़रूर होगा। ओके, दैट्स इट। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा साइकोमेट्रिक अप्रोच में कौन कौन सी थ्योरी हैं वो। और अब हम चलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या क्या थ्योरीज हैं। थ्योरीज अंडर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में 3 थ्योरीज है हमारी बेसिकली। पहला है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, फिर हमारा है ट्रायआर्क थ्योरी, और एक है पास मॉडल। ओके, तो सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस को देखते हैं। तो इसको प्रपोज करा था हार्वर्ड गार्डनर ने, और उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस इज नॉट ए सिंगल एंटिटी, रेदर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज एग्जिस्ट। तो इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के इंटेलिजेंस होते हैं। गार्डनर स्टडीड एक्सट्रीमली टैलेंटेड पर्सन who had shown exceptional abilities in their respective areas and described 8 type of intelligence। उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टैलेंटेड लोगों को स्टडी करा, उनके द्वारा परफॉर्म किया गया एक्सेप्शनल एबिलिटी वाले टास्क को उन्होंने स्टडी करा, और उसके बाद उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताया। और वो क्या क्या है? दे आर एज फॉलोज। और फॉलोज में कौन कौन सा है? सबसे पहला है लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज रिलेटेड, है ना। सो एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करना या फिर लैंग्वेज को बहुत ही प्रोफिशिएंट तरीके से यूज़ करना अगर किसी को आता है, तो हम कहेंगे उसमें लिंग्विस्टिक एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो पोइट्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, इनमें ये कंपोनेंट बहुत ज़्यादा रहता है। फिर है लॉजिकल और मैथमेटिकल। तो ये तो नाम से पता लग रहा है, एन एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली, क्रिटिकली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, रेदर देन हम कहेंगे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ओके,
मैथ्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर्स होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में हो गए, केमिस्ट्री में हो गए, मैथ्स में हो गए, तो उनमें ये जो ये फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्पैटियल। तो स्पैटियल का मतलब होता है एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल, इसको थोड़ा पास लेके आते हैं, हाँ आप सही है, एन एबिलिटी टू फॉर्म विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स। तो आपको कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आपको परसीव हुआ और उसके बेसिस पे अगर आप विजुअली बहुत अच्छे से इमेज क्रिएट कर पा रहे हो, तो हम कहेंगे आपका स्पेटियल कंपोनेंट बहुत ज़्यादा सही है। या फिर जिनका विजुअल थोड़ा सा विजुअली या फिर इमेजिनेशन फैक्टर थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, उनको हम कहेंगे बहुत स्पेटियल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ये पायलट, सेलर्स, स्कल्पचर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डेकोरेटर्स एंड सर्जन्स आर लाइकली टू हैव हाईली डेवलप्ड स्पेटियल इंटेलिजेंस। ओके, फिर तीसरा है म्यूजिकल, एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड मैनिपुलेट म्यूजिकल रिदम्स एंड पैटर्न्स। ये तो सबको पता है कि म्यूजिकल एप्टीट्यूड जिनमें ज़्यादा होता है, म्यूजिकल एबिलिटी ज़्यादा है, उनमें म्यूजिकल कंपोनेंट ज़्यादा रहेगा। फिर है बॉडीली काइनेस्टिक, सो एन एबिलिटी टू यूज होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिवली। बॉडी को बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबली और क्रिएटिवली यूज़ कर पाना, अगर किसी में बहुत अच्छे से आता है, किसी को बहुत अच्छे से आता है, तो उसमें ये जो बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एथलीट्स हो गए हैं, डांसर्स हो गए, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जिमनास्ट, सर्जन्स आर लाइकली टू हैव सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा है इंटरपर्सनल। अब यहाँ पे देखो दो आ गया है ना, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये देखो ट्रायआर्क थ्योरी पीछे से थोड़ा बहुत झांक रहा है। ओके, तो इंटरपर्सनल में क्या आएगा? इंटरपर्सनल मतलब दूसरे लोगों को समझना, और इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप को समझना। सो एन एबिलिटी, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ अब सही है, एन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टू सटल एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर। लोगों को समझ पाना, लोगों के बिहेवियर पैटर्न को, उनके बिहेवियर को समझ पाने की अगर एबिलिटी किसी में ज़्यादा होती है, वो हम कहेंगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। साइकोलॉजिस्ट, काउंसिलर्स, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर्स, रिलीजियस लीडर्स में ये एबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है। फिर है इंट्रापर्सनल। अब इंट्रापर्सनल मतलब अपने आप की जो फीलिंग्स है, मोटिव्स है, डिज़ायर्स है, उनको समझ पाना। जैसे कि फिलोसोफर्स हो गए या फिर स्पिरिचुअल लीडर्स है, उनमें ये फैक्टर ज़्यादा रहता है। और लास्ट में है नेचुरलिस्टिक, तो एन एबिलिटी टू आइडेंटिफाई फीचर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नेचर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाना, नेचर से कनेक्टेड रहना, नेचुरल वर्ल्ड को बहुत अच्छे से समझना अगर किसी को आता है, तो उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा रहता है। ये एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में आप पढ़ोगे, मतलब जब आगे जाके पढ़ोगे तब। तो जो हंटर्स हो गए हैं, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट एंड बर्ड वॉचर्स में ये फैक्टर ज़्यादा रहता है। ओके, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। नाम से लगता है कि बहुत बड़ा सा है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लेकिन बहुत ही आसान सा है। मल्टीपल में क्या क्या आता है हमने देख लिया। अब हमने देख लिया ट्रायआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो देखो ट्रायआर्क, जब ट्राई माने क्या है? ट्राई माने तीन, तो और आर्क, ट्राई आर्क मतलब इसमें 3 आर्क होगा, 3 पार्ट होगा इसका। तो इसको जो प्रपोज करा था रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने 1985 में, प्रपोज द ट्रायआर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, अच्छा हम पहले ये देख लेते हैं, फिर ये फिगर देखने से समझ में आएगा। सो स्टेनबर्ग व्यूज इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडाप्ट, to shape and select environment to accomplish one goals and those of one society and culture। तो इन्होंने जो स्टेनबर्ग है, रॉबर्ट स्टेनबर्ग, इन्होंने इंटेलिजेंस को ऐसे डिफाइन करा कि एक एबिलिटी है जिससे हम अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने गोल के, अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट चूज़ करते हैं, उसमें अडॉप्ट करते हैं और उसको शेप करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर 3 बेसिक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। जैसे कि ट्रायआर्क है तो मतलब 3 है, तो उसमें से पहला है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। तो कॉम्पोनेंशियल को हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एनालिसिस चाहिए होता है वो है
अगर वो ज़्यादा है तो वो उसको हम कहेंगे कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस ज़्यादा है। अब कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस के भी 3 कंपोनेंट्स हैं। उसमें से सबसे पहला है द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एक्विजिशन ऑफ वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब चीज़ों को किस तरीके से करना है, उनका वे क्या होगा, उसको सीखने को हम कहते हैं नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। फिर है मेटा और हायर ऑर्डर कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग कंसर्निंग व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, क्या करना है, इस चीज़ की जो प्लानिंग होती है इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने के बाद, उसको हम कहेंगे मेटा कंपोनेंट या फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ओके, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स एक्चुअली डूइंग थिंग्स। तो परफॉर्मेंस का मतलब परफॉर्म करना चीज़ों को, बहुत सिंपल सी बात है। फिर है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस। तो कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, कॉन्टेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू डील विथ एनवायरमेंटल डिमांड्स एनकाउंटर्ड ऑन ए डेली बेसिस। तो डेली बेसिस पे जितने भी एनवायरनमेंट का डिमांड होता है, हमारे आसपास चीज़ों को करने की डिमांड होती है, या फिर हमारे आसपास सिचुएशन कैसा भी हो उससे डील करने की जो एबिलिटी अगर हमारे अंदर है, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ों से डील करना अगर हमें आता है तो हमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ज़्यादा है, ऐसा हम कहेंगे। तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब आसपास की चीज़ों से डील करना बहुत अच्छे से आता है, इसको हम कहेंगे स्ट्रीट स्मार्ट। तो बहुत ही एकदम से चुटकी में चीज़ों को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर बिजनेस सेंस, बेसिक सेंस इनमें बहुत ज़्यादा है। फिर है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस से नाम पता चल रहा है, इसको हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसका मतलब है हमारे पास्ट का कोई एक्सपीरियंस रहा है और उसके हिसाब से हम आगे के किसी भी सिचुएशन को परसीव करते हैं। सो इट इन्वॉल्व यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस क्रिएटिवली टू सॉल्व नोबल प्रॉब्लम्स। तो पास्ट के किसी भी एक्सपीरियंस को यूज़ करके अगर हम सामने का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन क्रिएटिव परफॉर्मेंस। क्रिएटिव परफॉर्मेंस में ये सबसे ज़्यादा दिखता है। ओके, फिर थर्ड नंबर पे हमारे आता है पास मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका तो क्वेश्चन बनता है, रिव्यू क्वेश्चन में भी है और एग्जाम में भी तो आता ही है। तो पास मॉडल का बेसिक मतलब होता है, मतलब पास का पूरा नाम क्या है, प्लानिंग, अटेंशन, एरोजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव। तो यहाँ पे देखो अटेंशन एरोजल 2 ए आता है, लेकिन हम दोनों को मिला के एक ए कर दिया है। तो प्लानिंग, अटेंशन एरोजल एंड साइमल्टेनियस सक्सेसिव मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसको जो डेवलप करा था उनका नाम है जेपी दास और जैक नेग्लियरी, हाँ ऐसा ही कहेंगे, एंड किरवाई, और ये इसका साल था 1994। इस मॉडल के अकॉर्डिंग intellectual activity involves the interdependent functioning of 3 neurological system called the functional units of brain। तो ये थोड़ा सा बायोलॉजी से रिलेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आएगा, लेकिन हम बायोलॉजी वाले पार्ट पे जाएंगे नहीं, हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से इसको देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग 3 बेसिक न्यूरल फंक्शंस होता है जो कि हम कहेंगे फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ब्रेन, और उसके हिसाब से कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होता है, परफॉर्म होता है। और वो क्या क्या है, सबसे पहला नाम से देखो, हम पास से देखेंगे, PASS, पास। तो सबसे पहला हमारा है एरोजल। तो एरोजल का मतलब होता है स्टेट ऑफ एरोजल is the basic to any behavior as it helps in attending to stimuli, arousal and attention enable a persons to process information। तो एरोजल मतलब अब ऐसे समझना एक सिग्नल टाइप का है, एक सिग्नल है, एक बेसिक सिग्नल है। मतलब कोई भी स्टिमुलस अगर आया तो उसके रिस्पॉन्स में जो सिग्नल, मतलब उसके रिस्पॉन्स में जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं उसको हम कहेंगे अटेंशन एरोजल। मतलब अटेंड करना, चीज़ों किसी चीज़ के प्रति अटेंशन पे करना। जैसे अभी मैं आपको कह रही हूँ कि ये पास मॉडल है, ये पास मॉडल है, आप पास मॉडल को सीखो, पास मॉडल को जानो, इसको मैं कैसे समझा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, इस पर आप ध्यान दो। तो मैं ये आपको कमांड कर रही हूँ और इस कमांड के रिस्पॉन्स में आप मतलब कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, आप मतलब इस लेक्चर पे फोकस कर रहे हो। तो मेरा जो ये कमांड हुआ, ये हुआ स्टिमुलाई,
और इसके मतलब बिहाफ पे, इसके रिस्पॉन्स पे आप जो बिहेवियर कर रहे हो वो है फोकस। तो बेसिकली ये बहुत ही बेसिक स्टेट होता है अटेंशन पे करना, जहाँ पे आप किसी भी कमांड के रिस्पॉन्स में आपका कोई बिहेवियर होता है, और इसी स्टेज को हम कहेंगे अटेंशन या फिर एरोजल। तो अटेंशन या फिर एरोजल क्या करता है, किसी पर्सन को एनावल करता है किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। मतलब मैंने बोला आप फोकस करो, तो ये जो प्रोसेस में आप इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो कि आपको मैंने क्या करने के लिए बोला है, और एंड में जाके आप लेक्चर पे फोकस कर रहे हो। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो देखो, साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्रोसेसिंग में आप पहले ये समझो साइमल्टेनियस मतलब क्या होता है। साइमल्टेनियस का मतलब होता है साथ साथ, हम साथ साथ हैं, और सक्सेसिव का मतलब होता है एक के बाद एक। ओके, तो साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस व्हेन यू परसीव द रिलेशन अमंग वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड इंटीग्रेट देम इनटू ए मीनिंगफुल पैटर्न फॉर कंप्रिहेंशन। तो ये साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग अब कब होता है, मतलब आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आया, एक स्टिमुलस आया, एक इन्फॉर्मेशन आया, और फिर इसको जाके आप प्रोसेस कर रहे हो। तो ये प्रोसेस आप कैसे करोगे, हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास आया जिनमें एक कुछ रिलेशन है, तो आप इन सब को एक साथ इंटीग्रेट करोगे और फिर इनका एक मीनिंगफुल पैटर्न बनाओगे और फिर उसको प्रोसेस करोगे। या फिर हो सकता है आप सक्सेसिव प्लानिंग करो, मतलब सक्सेसिव प्रोसेस करो, एक प्रोसेस कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, ऐसे करो। ओके, तो यहाँ पे जैसे क्या हो रहा है, जैसे मैंने पहले पास मॉडल से ही समझते हैं। तो पास मॉडल में पहले हमने प्लानिंग क्या है वो देखा, है ना। फिर हमने देखा कि अटेंशन एरोजल क्या है। फिर हमने देखा कि साइमल्टेनियस और सक्सेसिव प्लानिंग क्या है, सक्सेसिव प्रोसेसिंग क्या है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक के बाद एक के बाद एक एक हम देख रहे हैं, हम सबको एक साथ नहीं देख रहे हैं। तो ये हो गया आपका सक्सेसिव प्रोसेसिंग। मतलब आपने पहले अटेंशन का मतलब क्या है वो देखा, फिर आपने ये सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग का मतलब क्या है देखा, वो अलग अलग देखा। ओके, और यहाँ पे हम एक और चीज़ कहेंगे, साइमल्टेनियस मतलब आप इंटेलिजेंस की जो भी थ्योरी में पढ़ा रही हो, इन सबको एक साथ साइमल्टेनियसली प्रोसेस कर रहे हो। ये हो गया एक बात हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस में। और दूसरा है सक्सेसिव, एक साथ ही देख रहे हो लेकिन एक के बाद एक देख रहे हो ना, ने यूनिफैक्टर से बाद ही टू फैक्टर आया ना, एक साथ तो नहीं आ गया, तो ये भी कह सकते। तो इस पर एक एग्जाम्पल आएगा, एग्जाम्पल को हम कहेंगे रावेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, इसको आरपीएम टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इसमें एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो लर्निंग ऑफ डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सक्सेसिव प्रोसेसिंग। तो बार बार प्रोसेस करके सक्सेसिव एक के बाद एक प्रोसेस करके फिर आप सीखते हो कि ए के बाद बी आता है, फिर सी आता है, डी आता है, ऐसे, है ना। आप सी बी ए एफ जी ऐसे नहीं करते हो, साइमल्टेनियसली नहीं करते हो, आप सक्सेसिव करते हो, एक के बाद ए के बाद ही बी आएगा, बी के बाद ही सी आएगा, और फिर सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। ओके, फिर नेक्स्ट है प्लानिंग। तो प्लानिंग अलाउज अस टू थिंक ऑफ द पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। मतलब प्लानिंग से हम डिसाइड करते हैं कि हम पॉसिबल एक्शन क्या लें, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं टारगेट को रीच करने के लिए, एंड इवेल्युएट देयर इफेक्टिवनेस, और ये कितना इफेक्टिव होगा इसको इवेल्युएट करते हैं। इफ़ प्लान डज नॉट वर्क इट इज़ मॉडिफाइड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द टास्क और सिचुएशन। तो अगर कोई प्लान काम नहीं करता है तो हम इसको मॉडिफाई करते हैं ताकि ये सूट करे, स्वीट नहीं सूट ये सूट करे हमारा जो सिचुएशन है उस हिसाब से। ओके, तो एग्जांपल में अगर आपके टीचर का कोई टेस्ट है, वो अगर टेस्ट आपको लेना है, देन यू वुड हैव टू सेट गोल्स। आपको गोल सेट करना होगा, फिर टाइम टेबल प्लान करना होगा, फिर क्लैरिफिकेशन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम्स। कोई प्रॉब्लम अगर है, कोई डाउट है, तो आप उसको क्लैरिफाई करना होगा, क्लैरिफाई नहीं, मेरी बहुत ऐसे प्रोनाउंसिएशन है, मैं गलत कर जाती हूँ पहले। सो क्लैरिफाई नहीं, क्लैरिफिकेशन। ओके, फिर इसमें एक नोट अगर हम देखेंगे, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। सबसे पहला कहा गया है कि जो पास मॉडल है ये ऑपरेट करता है नॉलेज बेस डेवलप्ड। द पास मॉडल प्रोसेस ऑपरेट, ये जो पास मॉडल का जो प्रोसेस है ये ऑपरेट करता है नॉलेज हमने जो डेवलप करा है उससे। अब हो सकता है वो नॉलेज
हमने फॉर्मली डेवलप करा हो, रीडिंग से, राइटिंग से, या फिर एक्सपेरिमेंट से, या फिर इनफॉर्मली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मतलब इनफॉर्मली अपने हिसाब से हमने ज्ञान लिया हो, उससे भी ये पास्ट मॉडल ऑपरेट कर जाएगा। मतलब ये पास्ट मॉडल मतलब ये प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये काम करेगा। और अगर हमने फॉर्मली एजुकेशन करा है, फॉर्मली अगर ज्ञान लिया है, पढ़ के, लिख के, एक्सपीरियंस करके, तब भी ये काम हो जाएगा। ओके, अब ये जो दास और नगलेरी हैं, इनका एक और टेस्ट था जिसको कि हम बैटरी टेस्ट के नाम से जाना जाता। एक और टेस्ट उन्होंने डेवलप करा, ए बैटरी ऑफ टेस्ट, जिसको कि हम कहेंगे कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट, नोन एज द कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट। इसको हम कास कहते नाम, कास के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वर्बल एज वेल एज नॉन वर्बल टास्क दैट मेजर बेसिक फंक्शंस, बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस प्रिज्यूम टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्कूलिंग। मतलब स्कूल से उतना कोई अगर लेना देना ना भी हो, मतलब अगर चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो है वो इनफॉर्मल भी हो, तब भी ये जो कॉग्निटिव असेसमेंट टेस्ट है उस पर काम करेगा। या फिर मतलब इसमें दो तरीके का टास्क है, वर्बल टास्क भी है, नॉन वर्बल टास्क भी है, और ये बेसिक मतलब कॉग्निटिव फंक्शंस पे काम करता है। ओके, फिर द बैटरी टेस्ट इज मेंट फॉर इंडिविजुअल्स बिटवीन 5 and 18 ईयर्स ऑफ एज। ये 5 नहीं, एंड नहीं होगा, 5 to 18 होना चाहिए, 5 से लेके 18 साल तक। ओके, तो इतना है कि 5 से लेके 18 साल तक के लिए ये बैटरी टेस्ट है। और इस बैटरी टेस्ट का नाम है कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम, जहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके का टास्क रहता है, और जो कि बहुत बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस को मेजर करता है। और वो चाहे स्कूल से मतलब जुड़ा हुआ ना भी हो, मतलब अगर इनफॉर्मल भी हो तब भी चल जाएगा। ओके, सो दैट इज़ इट। आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे हम। इसके बाद अगर आपको इसका PDF अवेल करना हो तो आपको ज्वाइन करना होगा मेरा व्हाट्सएप चैनल, जिसका नाम है बिलव्ड कम्युनिटी। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद अगर आप मुझसे सोशली जुड़ना चाहते हो तो ये रहा मेरा इंस्टा ID प्रियशी सूत्रधर, साथ में बिलव्ड एकेडमी भी लिखा रहेगा ऐसे करके, तो आप मुझे बहुत आराम से पहचान सकते हो, ढूंढ सकते हो सोशल मीडिया पे। सो दैट इज़ इट। मैं आप लोगों से ये एक फीडबैक चाहूँगी कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, क्योंकि देखो मेरा मतलब ऐसे स्क्रैच से ये फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन पे। ऐसे ऑफलाइन पे तो मैंने पढ़ाया है, और बीच बीच में पहले भी मैंने कॉन्सेप्ट बुक सीरीज़ कराया है, रिव्यू क्वेश्चंस करवाया है, सैम्पल पेपर वगैरह करवाया है। लेकिन ऐसे स्क्रैच से पूरा चैप्टर करवाना ऑनलाइन पे पहली बार मैं करवा रही हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करने से, क्या करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या करने से आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और मुझे मेरी तरफ से और क्या करना चाहिए।